हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग गैसियस स्टेट में नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं और वो टॉपिक कौन सा है? बिहेवियर ऑफ रियल गैसेस। कौन सा है? बिहेवियर ऑफ रियल गैसेस की जो रियल गैसेस है वो आइडियल गैस बिहेवियर से कैसे डेविएट हो जाती है, आज हम लोग ये पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो अपनी अपनी नोटबुक ओपन कर लो, अच्छे से पहले समझो और उसके बाद अपने नोट्स बनाइए। ठीक है, तो देखो ध्यान से, तो क्या पढ़ने वाले हम लोग? बिहेवियर ऑफ रियल गैसेस। इसके अंदर थ्योरेटिकल पार्ट थोड़ा सा ज्यादा है, थ्योरेटिकल पार्ट थोड़ा सा क्या है, ज्यादा, तो आपको अच्छे से समझना पड़ेगा ध्यान से। तो अब बात यह है कि जो रियल गैस के लिए क्या वो जो आइडियल गैस इक्वेशन है वो 100% एप्लीकेबल होती है, ये हम लोग आज देखेंगे। तो आइडियल गैस इक्वेशन क्या है हमारे पास? आइडियल गैस इक्वेशन क्या है भैया? ये है PV इज इक्वल टू nRT। PV इज इक्वल टू nRT कहां से आई? ABC लो, A फॉर एवोगैड्रो लो, B फॉर बॉयल्स लो एंड C फॉर चार्ल्स लो। अच्छे से पढ़ा था हम लोगों ने डिटेल में। ठीक है, अब ये रियल गैसेस है जिनको हम लोग जानते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन हुआ, क्लोरीन हुआ, सल्फर डाइऑक्साइड हुआ, हाइड्रोजन हुआ, हीलियम हुआ, नाइट्रोजन हुआ। ये जो रियल गैसेस है क्या ये इस आइडियल गैस इक्वेशन को 100% फॉलो करती है एट ऑल कंडीशन? तो ये हम लोग स्टडी करते हैं। कैसे? बॉयल्स लॉ हम लोगों ने पढ़ा था। तो बॉयल्स लॉ में क्या था कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर PV क्या होता है? कांस्टेंट होता है। P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V एंड वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P। एक ही बात। तो PV क्या होता है? कांस्टेंट। ठीक है, तो हम लोगों ने वहां पे क्या किया था? हमने PV वर्सेस P में ग्राफ भी ड्रॉ किया था। ठीक है, तो हम लोग एक काम करते हैं कि बॉयल्स लॉ लेते हैं और PV वर्सेस P में एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ठीक है, ये हो गया हॉरिजॉन्टल साइड। ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल, ये क्या हो गया? वर्टिकल साइड हो गया। तो हमने क्या किया? हॉरिजॉन्टल साइड में तो क्या ले लिया हम लोगों ने? प्रेशर ले लिया। क्या ले लिया? प्रेशर। और वर्टिकल साइड में हम लोगों ने क्या ले लिया? PV, प्रोडक्ट ऑफ P एंड V। क्लियर कहानी? अब बात यह है कि हम लोगों ने क्या पढ़ा था बॉयल्स लॉ में कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर PV क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। किसके लिए? आइडियल गैस के लिए। तो ये जो ग्राफ है वो कैसे आएगा? ये ग्राफ हमारे पास आएगा क्या? एक स्ट्रेट लाइन आएगा। ये ग्राफ हमारे पास क्या आता है? एक स्ट्रेट लाइन आता है which is parallel to the x axis, which is parallel to the x axis। ये ग्राफ किसके लिए आया? ये ग्राफ हमारे पास आया आइडियल गैस के लिए। पढ़ा था हम लोगों ने। अब बात ये है कि हम लोग कांस्टेंट टेम्परेचर पे, अब वो कांस्टेंट टेम्परेचर आप कितना लोगे? नॉर्मल टेम्परेचर ले लो, रूम टेम्परेचर ले लो, मॉडरेट टेम्परेचर बोलते हैं जिसको। अब हम लोग कांस्टेंट टेम्परेचर पे, ठीक है, किसको ले? रियल गैसेस को ले। किसको ले? रियल गैसेस को ले और उनका प्रेशर धीरे धीरे हम लोग इंक्रीज करेंगे और फिर हम लोग देखेंगे कि उनका जो प्रोडक्ट है P और V का वो कैसे आता है। वो एक्सपेरिमेंट किया गया। वो एक्सपेरिमेंट करने के बाद जो रियल गैसेस के लिए PV वर्सेस जो P प्लॉट आया वो कैसे आता है? देखो, कुछ गैसेस की बात करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये कौन सी गैस के लिए प्लॉट आया? हीलियम के लिए। उसके बाद ये कौन सी गैस के लिए था? हाइड्रोजन के लिए। और कुछ और गैसेस ले, जैसे मान लो कार्बन मोनोऑक्साइड ले ले। कुछ ऐसे आता है कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए। मान लो हम लोग किसके लिए ले ले? मीथेन के लिए ले ले। ग्राफ कुछ ऐसा आता है। कौन सी गैस के लिए? मीथेन के लिए। तो रियल गैसेस के लिए ये जो प्लॉट आया, ये जो ग्राफ आया वो आइडियल गैस के ग्राफ से बिल्कुल ही डिफरेंट है। उससे क्या हो जाता है? डेविएट हो जाता है। अब देखो यहां पे वी हैव टू काइंड ऑफ गैसेस, दो टाइप की हमारे पास गैसेस है। पहली टाइप की गैसेस कौन सी है? हाइड्रोजन और हीलियम वाली गैसेस, जिनमें क्या होता है कि जब हम लोग प्रेशर इंक्रीज करते हैं, प्रेशर क्या करते हैं? इंक्रीज करते हैं, तो उससे क्या होगा कि
इनका जो ग्राफ है वो आइडियल गैस से भी क्या आएगा, ऊपर आएगा। इसका मतलब प्रेशर इंक्रीज करने से ये जो प्रोडक्ट है पीवी का वो भी क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। मींस ये जो हाइड्रोजन और हीलियम जैसी गैसेस है वो आइडियल गैस बिहेवियर से पॉजिटिवली डेविएट हो जाती है। से क्या हो गया, पॉजिटिवली डेविएट हो गई। तो एक टाइप की तो गैस ये हो गई। अब जो दूसरी टाइप की गैस है, जैसे मान लो कार्बन मोनोऑक्साइड है, मीथेन है, कार्बन डाइऑक्साइड है। अब उन गैसेस में हम जैसे जैसे प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो इन द बिगिनिंग क्या होगा कि जो पीवी है, प्रोडक्ट ऑफ पी एंड वी है, वो ग्रेजुअली क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। बिगिनिंग में जब प्रेशर इंक्रीज होगा तो पीवी का जो प्रोडक्ट है वो धीरे धीरे क्या होगा, डिक्रीज होगा। एंड इट रीचेस टू अ मिनिमम वैल्यू, एक मिनिमम वैल्यू तक पहुंच जाता है, ठीक है। एंड मिनिमम वैल्यू पे पहुंचने के बाद फिर और जैसे प्रेशर इंक्रीज होता है देन इट स्टार्ट्स इंक्रीजिंग, वो इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। इट स्टार्ट्स इंक्रीजिंग एंड ए टाइम विल कम दिस प्लॉट इट क्रॉसेस द लाइन फॉर आइडियल गैस। ये जो प्लॉट है ये आइडियल गैस की लाइन को क्या कर गया, क्रॉस कर गया एंड इंक्रीज होता गया, यानी पॉजिटिवली डेविएट हो गया। मींस कहने का मतलब है कि फॉर गैसेस लाइक कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड इन द बिगिनिंग व्हेन द प्रेशर इज इंक्रीजिंग तो ये नेगेटिवली डेविएट हो जाती है, रीचेस टू ए मिनिमम वैल्यू, देन आफ्टर दैट ये इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है, क्रॉसेस द लाइन फॉर आइडियल गैस एंड उसके बाद वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। यानी पहले नेगेटिवली डेविएट हुआ, बाद में वो क्या हो जाती है, पॉजिटिवली डेविएट हो जाती है। इसका मतलब है कि जो रियल गैसेस है वो आइडियल गैस बिहेवियर को फॉलो नहीं कर रही, उससे क्या हो गई, डेविएट हो गई। पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन, पॉजिटिव डेविएशन एज वेल एज नेगेटिव डेविएशन। कहानी समझ में आ गई। अब दूसरा देखो, अगर एक काम और करते, अगर हम लोग एक प्लॉट और बनाते हैं, कैसे, हम लोग ने क्या किया, देखो हमने वही बॉयल्स लो लिया, ठीक है, हमने इस साइड में तो क्या ले लिया, प्रेशर, और इधर हम लोगों ने क्या ले लिया, वॉल्यूम। क्या ले लिया, वॉल्यूम। तो क्या है, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। अब बात यह है कि जैसे जैसे प्रेशर बढ़ेगा वॉल्यूम क्या होना चाहिए, डिक्रीज होना चाहिए। तो जो आइडियल गैस के लिए जो प्लॉट आता है, जो ग्राफ आता है, वो आइडियल गैस के लिए ग्राफ कुछ ऐसा आता है। आइडियल गैस के लिए ग्राफ क्या आया, कुछ ऐसा है, ठीक है। ये ग्राफ किसके लिए है, दिस ग्राफ इज फॉर आइडियल गैस। कब की बात है ये, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, क्योंकि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, बॉयल्स लॉ के बारे में। अब यही ग्राफ अगर हम लोग रियल गैसेस के लिए बनाते हैं, ठीक है, तो कैसे आता है वो ग्राफ, कुछ ऐसा आता है। वो ग्राफ कुछ ऐसा आता है। ये ग्राफ किसके लिए है, दिस ग्राफ इज फॉर रियल गैस। अब यहां पर एक बात देखने को मिलती है कि अगर रियल गैस आइडियल गैस को फॉलो करती, आइडियल गैस बिहेवियर शो करती, तो ये जो दो ग्राफ आए हैं दे शुड कोइंसाइड, एक दूसरे के ऊपर आ जाने चाहिए थे। भाई आइडियल गैस का ग्राफ भी आया है तो रियल गैस का भी ग्राफ क्या आ जाता, ये आ जाता, अगर रियल गैस आइडियल गैस बिहेवियर को फॉलो करती तो। लेकिन वैसा तो नहीं हुआ, ग्राफ कोइंसाइड नहीं हुआ, कोइंसाइड नहीं हुआ, तो फिर क्या हुआ, इसका मतलब कि जो रियल गैस आइडियल गैस को फॉलो नहीं कर रही है 100% एट ऑल कंडीशन। अब देखो यहां पर हम कुछ एक पॉइंट ऑब्जर्व करते हैं कि जो प्रेशर हाई था, देखो पहला पॉइंट क्या है, एट हाई प्रेशर, कि जो प्रेशर हाई था, मान लो मैंने ये पॉइंट ले लिया प्रेशर का, प्रेशर क्या हो गया, हाई हो गया। तो हाई प्रेशर पे आइडियल गैस का ये पॉइंट, अब देखो ये जो वॉल्यूम किसका है, ये वॉल्यूम है किसका, आइडियल गैस का, और ये वॉल्यूम किसका है, ये वॉल्यूम है किसका, रियल गैस का। कि जब प्रेशर हाई था तो आइडियल गैस का वॉल्यूम क्या है, कम है, और रियल गैस का वॉल्यूम क्या है, ज्यादा है। हाई प्रेशर पे द वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस इज लोअर देन द वॉल्यूम ऑफ रियल गैस, V आइडियल इज लेस देन V रियल,
ठीक है, इस ग्राफ से पता लगा। अब दूसरी कंडीशन क्या है कि एट लो प्रेशर, अगर प्रेशर हम लोग कम कर दें एट लो प्रेशर, अब लो प्रेशर पे मान लो कि मैं क्या ले लूं, ये पॉइंट ले लिया मैंने, ठीक है, मिला देते हैं इसको, ठीक है, इसको थोड़ा आगे और मिला देते हैं। ये आया किसके लिए, ये कौन सा प्लॉट है, रियल गैस का, तो ये तो था V रियल और ये कौन सा है V आइडियल। अब आपने देखा कि लो प्रेशर पे जो रियल गैस का वॉल्यूम कितना है, इतना है, ये वॉल्यूम इतना, और आइडियल गैस का वॉल्यूम क्या है, यहां से लेके यहां तक है। मींस एट लो प्रेशर जो आइडियल गैस का वॉल्यूम है, जो आइडियल गैस का वॉल्यूम है वो क्या है, ज्यादा है देन रियल गैस। तो मैं क्या लिख दूं कि V आइडियल इज ग्रेटर देन क्या, V रियल, V आइडियल इज ग्रेटर देन V रियल। ये कहानी समझ में आ गई, ठीक है। अब बात यह है कि एक पॉइंट उठता है माइंड में कि जो रियल गैसेस है वो आइडियल गैस बिहेवियर से डेविएट क्यों हो गई, डेविएट क्यों हो गई, और अगर वो डेविएट हुई है तो उसके पीछे रीजन क्या है, ठीक है। तो हम इन दोनों बातों का पता लगाते हैं। किस बात का, पहला पॉइंट क्या है कि जो रियल गैसेस है, व्हाई रियल गैसेस डेविएट फ्रॉम आइडियल गैस बिहेवियर, एंड दूसरा क्या है, व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड इट, ठीक है। तो ये आपको एक बार कॉन्सेप्ट समझ में आया अच्छे से, ठीक है। इसको एक बार उतार दीजिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं, ठीक है। मिटा दो इसको, चलिए, तो मैं एक बार इसको मिटाने जा रहा हूं। जब मैं आपको बोलूं कि इसको उतार लीजिए तो वीडियो को पॉज कर लीजिएगा और उसके बाद आराम से इसको उतार दीजिए। अब बात यह है कि अगर रियल गैसेस है, आइडियल गैस बिहेवियर को फॉलो नहीं कर रही है, आइडियल गैस बिहेवियर से डेविएट हो रही है, तो ये जो इक्वेशन है PV इक्वल टू nRT, ये रियल गैस के लिए फिट नहीं बैठती है, ये रियल गैस के लिए फिट नहीं बैठती है। तो रियल गैस के लिए फिर क्या इक्वेशन होगी, ठीक है। तो एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था क्या, वैन डेर वाल, क्या नाम था, वैन डेर वाल। अब वैन डेर वाल ने रियल गैस के लिए हमको एक इक्वेशन दिया, बड़ा इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, क्या मैंने क्या बोला, रियल गैस इक्वेशन, या फिर इसको हम लोग और क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं इसको वैन डेर वाल्स रियल गैस इक्वेशन, रियल गैस इक्वेशन। अब ये वैन डेर वाल्स रियल गैस इक्वेशन क्या है, ठीक है, और पहले मैं आपको इक्वेशन बता देता हूं, फिर वो इक्वेशन आई कैसे हम उसको डिटेल में स्टडी करेंगे। तो वो जो रियल गैस इक्वेशन है वो कौन सा है, P प्लस में a n स्क्वायर बाय में b स्क्वायर इनटू v माइनस में nb इज इक्वल टू nRT। क्या है, P प्लस में a n स्क्वायर बाय b स्क्वायर इनटू v माइनस में nb इज इक्वल टू nRT। माइंड में आ रहा होगा कि सर ये कहां से आ गया, चिंता मत करो, हर एक पॉइंट को बिल्कुल डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। तो रियल गैस इक्वेशन क्या है, नोट करो एक बार, P प्लस में a n स्क्वायर अपॉन v स्क्वायर इनटू v माइनस में nb इज इक्वल टू nRT, ठीक है। P यहां पे प्रेशर है, a यहां पे एक कांस्टेंट है, वैन डेर वाल्स कांस्टेंट बोलते हैं इसको, n नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस, v वॉल्यूम है, v वॉल्यूम है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस है, v अगेन एक कांस्टेंट है, वही वैन डेर वाल्स कांस्टेंट, ठीक है। आप जानते हो गैस कांस्टेंट है, और T क्या है, एब्सोल्यूट टेंपरेचर, एब्सोल्यूट टेंपरेचर यानी टेंपरेचर को केल्विन में लेना, डिग्री सेल्सियस में नहीं लेते। तो ये कहानी समझ आई। अब बात यह है कि इक्वेशन आई कैसे, तो कहने का मतलब है हमने चेंज क्या किया है, हमने जो रियल गैस और आइडियल गैस में डिफरेंस क्या है, इज इक्वल टू nRT, इज इक्वल टू nRT, राइट हैंड साइड तो सेम है, डिफरेंस कहां पे, लेफ्ट हैंड साइड में। इसका मतलब ये जो प्रेशर था आइडियल गैस का P, रियल गैस के लिए हमने उस प्रेशर वाली टर्म में क्या कर दिया, करेक्शन किया। आइडियल गैस में ये क्या है, प्रेशर है, और रियल गैस में प्रेशर वाली टर्म चेंज हो गई, इसका मतलब देयर इज ए करेक्शन इन प्रेशर टर्म, ठीक है। अब देखो आइडियल गैस में ये V क्या है, वॉल्यूम है, लेकिन रियल गैस में वॉल्यूम क्या है, V माइनस nb, इसका मतलब वॉल्यूम वाली टर्म में भी करेक्शन किया गया, मींस दो हमने करेक्शन किए। अब ये दो करेक्शन हमने क्यों किए, इसका एक रीजन है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस पढ़ा था और उसके अंदर हमने कुछ एक अजम्पशन पढ़े थे उनके, और हमने क्या बोला कि जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस है
ये आइडियल गैस के लिए 100% एप्लीकेबल है, लेकिन रियल गैसेस के लिए 100% एप्लीकेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि दो पॉइंट ऐसे थे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस में जो रियल गैसेस के लिए एप्लीकेबल नहीं होते। अब वो दो पॉइंट कौन से थे? ठीक है, पहला पॉइंट कौन सा था? कौन सा था? दैट देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन between gas molecules. There is no force of attraction or repulsion between gas molecules. और दूसरा पॉइंट क्या था? That the volume of gas molecules is negligible as compared to total volume या फिर as compared to volume of container। ये जो दो पॉइंट थे ये काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस में, ये आइडियल गैस के लिए तो एप्लीकेबल है, लेकिन ये रियल गैस के लिए 100% एप्लीकेबल नहीं है। अब इन दोनों पॉइंट्स को हम लोग स्टडी करते हैं, इन दोनों पॉइंट्स को हम लोग क्या करते हैं? स्टडी करते हैं। क्लियर है कहानी? ओके, मिटा दिया जाए एक बार, बोर्ड थोड़ा सा क्लीन चाहिए। ठीक है, तो मैं ये नीचे वाला पार्ट मिटा देता हूं, नीचे वाला पार्ट बिल्कुल जरूरत पड़ेगी तो वापस से डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे। अब देखो ध्यान से, बात यह है कि जो पहला पॉइंट है वो पहला पॉइंट क्या बोलता है? देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन गैस मॉलिक्यूल्स। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता तो गैसेस लिक्विफाई नहीं होती, क्योंकि गैस कब लिक्विफाई होती है? एक गैस लिक्विड कब बनती है? जब उनके मॉलिक्यूल्स क्लोज आते हैं। मींस हमने प्रेशर लगाया ज्यादा, प्रेशर लगाने से गैस मॉलिक्यूल्स होंगे क्लोज आएंगे, और क्लोज आएंगे तो उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, और वो होगी तो गैस लिक्विफाई होगी। लेकिन अगर ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होगी, इसका मतलब गैस कभी लिक्विफाई नहीं हो सकती। लेकिन रियल गैस तो लिक्विफाई होती है। रियल गैस कब लिक्विफाई होती है? देखो रियल गैसेस है ना, ठीक है, ठीक है। ए गैस कैन बी लिक्विफाइड, ए गैस कैन बी लिक्विफाइड एट कब? जब उन रियल गैस को हम लोग क्या कर दे? कूल कर दे और कंप्रेस कर दे। मींस रियल गैसेस दे डू लिक्विफाई व्हेन कूल्ड एंड कंप्रेस्ड। अब कूल करने का मतलब क्या हुआ? मतलब क्या हुआ? एट लो टेम्परेचर, एट लो टेम्परेचर। और कंप्रेस करने का मतलब क्या हुआ? हाई प्रेशर। अब एग्जाम में इसके ऊपर क्वेश्चन आ जाता है कई बार। ए गैस कैन बी लिक्विफाइड एट, कौन सी कंडीशन है? लो टेम्परेचर, हाई प्रेशर। लो टेम्परेचर, हाई प्रेशर पे गैस लिक्विफाई हो सकती है। और वो क्यों होगी? बिकॉज रियल गैस में मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या होती है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है जब वो क्लोज आते हैं। लेकिन आइडियल गैस में मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होती। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होगी तो आइडियल गैस लिक्विफाई नहीं होती है। तो आइडियल गैस कैन नॉट बी लिक्विफाइड एट एनी कंडीशन, एट एनी कंडीशन। व्हाई? ये इसका मेन पॉइंट है। लेकिन रियल गैस तो लिक्विफाई होती है। इसका मतलब ये पॉइंट करेक्ट नहीं है। किसके लिए? रियल गैस के लिए। किसके लिए? रियल गैस के लिए। ठीक है, अब यहां पर क्या चीज आ रही है? फोर्स आ रही है। क्या चीज आ रही है? फोर्स। और फोर्स अपॉन एरिया क्या होता है? प्रेशर। यानी प्रेशर की टर्म ला सकता हूं। तो ये जो आइडियल गैस की जो प्रेशर की टर्म थी, हमने उसको क्या किया? करेक्ट किया। और वो करेक्ट क्यों किया? पहले पॉइंट की वजह से। चलो थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। ठीक है, अब बात देखो, मान लो हमारे पास एक कंटेनर है। मान लो हमारे पास क्या है? एक कंटेनर। और इस कंटेनर में मैं क्या ले रहा हूं? आइडियल गैस ले रहा हूं। इस कंटेनर में मैं क्या ले रहा हूं? आइडियल गैस। और मैं एक कंटेनर और ले लेता हूं, और इस कंटेनर में मैं क्या ले लेता हूं? रियल गैस, ताकि आप दोनों को डिफरेंस अच्छे से समझ आ जाए। अब आइडियल गैस में क्या होगा? अब आइडियल गैस में गैस मॉलिक्यूल्स है, गैस मॉलिक्यूल्स है, ठीक है। अब रियल गैस में भी गैस मॉलिक्यूल्स है, ठीक है। अब बात यह है कि ये जो गैस मॉलिक्यूल है वो प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। कैसे? बिटवीन कोलिजन, जब उनके बीच में कोलिजन होता है
when gas molecule collide with each other and also with the wall of container. जब गैस मॉलिक्यूल्स है कंटेनर की वॉल के साथ कोलाइड करेंगे तो क्या एक्सर्ट करेंगे? प्रेशर एक्सर्ट करेंगे। क्या एक्सर्ट करेंगे? प्रेशर। तो देखो आइडियल गैस में क्या होगा, मान लो ये गैस मॉलिक्यूल है, ये कंटेनर की वॉल पे क्या करेगा? स्ट्राइक करेगा, मारेगा उसको बाहर, और स्ट्राइक करने से क्या क्रिएट होगा? प्रेशर क्रिएट होगा। क्या क्रिएट होगा? प्रेशर। ये कहानी समझ आ गई? ठीक है। अब रियल गैस में भी यही कहानी है। जब हम लोग प्रेशर इंक्रीज करते हैं तो क्या होगा? मान लो चलो मैं इसको थोड़ा और डिटेल में समझा देता हूं। मान लो ये गैस मॉलिक्यूल है और इस गैस मॉलिक्यूल का नाम दे दो मान लो A। अब जैसे ही हम प्रेशर लगाएंगे तो ये गैस मॉलिक्यूल क्या करेगा? कंटेनर की वॉल के ऊपर क्या करेगा? स्ट्राइक करेगा। क्या करेगा? स्ट्राइक करेगा, फोर्स क्रिएट करेगा, और फोर्स पर यूनिट एरिया क्या होता है? प्रेशर। अब क्वेश्चन ये उठता है कि क्या प्रेशर एक्सर्ट किया इस आइडियल गैस मॉलिक्यूल का और प्रेशर एक्सर्ट किया इस रियल गैस मॉलिक्यूल ने, क्या वो प्रेशर इक्वल है? नो। अब प्रेशर इक्वल क्यों नहीं है सर? अब देखो बात ये है कि ये जो आइडियल गैस में ये जो मॉलिक्यूल है गैस मॉलिक्यूल, इसके पीछे भी मॉलिक्यूल है, इसके इस साइड भी मॉलिक्यूल है, यहां भी है, ऊपर भी है, नीचे भी है। अब क्या दूसरा मॉलिक्यूल पीछे से इसको अट्रैक्ट करेगा? नो। व्हाई? बिकॉज देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन गैस मॉलिक्यूल। किसमें? आइडियल गैस में। एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट ही नहीं करता, लेकिन रियल गैस में गैस मॉलिक्यूल से एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। अब क्या होगा कि मान लो इसके पीछे कुछ मॉलिक्यूल्स है, मान लो एक मॉलिक्यूल ये है, ठीक है, एक मॉलिक्यूल मान लो ये मान लो, ये मान लो, ठीक है, ये मान लो ऊपर भी है, ये मान लो नीचे भी है। अब ये जो गैस मॉलिक्यूल ए है और बाकी गैस मॉलिक्यूल को मैं क्या नाम दूं? एक बार मान लो मैंने नाम दे दिया क्या? बी। सारे गैस मॉलिक्यूल सेम ही है, लेकिन एक बार थोड़ा सा डिफरेंस समझाने के लिए एक बार इस मॉलिक्यूल को नाम दे दिया ए और बाकी मॉलिक्यूल्स को नाम मैंने क्या दे दिया? बी दे दिया। एक बार सारे मॉलिक्यूल सेम ही है। अब देखो यहां पर क्या है कि रियल गैस में गैस मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। तो अब ये जो मॉलिक्यूल ए है ये कंटेनर की वॉल पे स्ट्राइक करेगा फुल इंपैक्ट के साथ? नो। क्यों? क्योंकि जैसे ही वो स्ट्राइक करेगा तो ये पीछे वाले मॉलिक्यूल इसको ड्रैग बैक करेंगे। क्या करेंगे? ड्रैग बैक करेंगे। क्यों? ड्यू टू इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम। सो दिस मॉलिक्यूल ए cannot strike on the wall of the container with full impact because this molecule will be dragged back by the another molecules due to intermolecular force of attraction. तो ये यहां पे जो प्रेशर एक्सर्ट होगा वो कम एक्सर्ट होगा। यहां पे जो प्रेशर एक्सर्ट होगा वो क्या होगा? कम एक्सर्ट होगा। अब बात ये देखो कि जो प्रेशर है गैस का वो किसके इक्वल होता है? P। अब प्रेशर क्या होगा भाई? कुछ तो इसने फोर्स लगाई है, कुछ तो लगाई है, इतनी नहीं लगाई कि जितनी आइडियल गैस ने लगाई है, ठीक है। तो ये गैस ने कितना प्रेशर एक्सर्ट किया? एक तो इस बॉल के साथ में स्ट्राइक करके, चाहे वो थोड़ी, प्लस में जब ये देखो जब ये मॉलिक्यूल एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे, तो इंटरनल प्रेशर भी तो होगा गैस मॉलिक्यूल में, और आइडियल गैस में तो इंटरनल प्रेशर है ही नहीं क्योंकि देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इंटरनल प्रेशर कहां होगा? जहां पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। जब एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट करेगा, कोलाइड करेगा तो क्या आएगी? फोर्स क्रिएट होगी, और फोर्स अपॉन एरिया क्या होता है? प्रेशर। तो इसका मतलब कि जहां पे जो प्रेशर ऑफ द गैस है इट इज द, एक तो प्रेशर कौन सा? जो कंटेनर की वॉल पे स्ट्राइक है, जैसे ये बी मॉलिक्यूल यहां स्ट्राइक कर जाएगा, ये यहां पे, यहां पे, ये यहां पे, ये यहां पे, ठीक है। एक तो हो गया क्या? प्रेशर कौन सा? जो कंटेनर की वॉल के ऊपर स्ट्राइक करने से है। प्लस में दूसरा कौन सा हो गया कि जो आपस में अट्रैक्टिव फोर्सेस है, इंटरमोलिकुलर अट्रैक्टिव फोर्सेस एक दूसरे को खींच रहे हैं, वो बोला, तो उस प्रेशर को हम लोग क्या बोल देते हैं? पी इंटरनल। क्या बोल देते हैं? पी इंटरनल। कहानी समझ में आई? ठीक है। अब बात ये उठती है कि सर ये पी इंटरनल कैसे निकाला? ये पी इंटरनल कैसे निकाला? बिल्कुल बताता हूं। अब ये इंटरनल प्रेशर कौन सा है? इट इज द प्रेशर बिटवीन द गैस मॉलिक्यूल्स। इट इज द प्रेशर बिटवीन द गैस मॉलिक्यूल्स। तो वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? वो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। देखो P इंटरनल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू
कॉन्सेंट्रेशन ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। गैस मॉलिक्यूल की कॉन्सेंट्रेशन जितना ज्यादा होगा उतना ही इंटरनल प्रेशर ज्यादा होगा। कहानी समझ में आई? अब बात यह है कि अज्यूम करो कि हमारे पास दो टाइप के मॉलिक्यूल्स है। मॉलिक्यूल्स गैस के सारे सेम ही है, क्योंकि हमने एक पोस्टुलेट क्या पढ़ा था, हमने काइनेटिक थ्योरी में क्या पढ़ा था कि गैसेस कंसिस्ट ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल यानी टाइनी एंड आइडेंटिकल पार्टिकल्स। ठीक है, वो आइडेंटिकल किस में ले लो, शेप में। तो शेप कैसे मानते हैं, स्फेरिकल मानते हैं। तो ये सारे गैस मॉलिक्यूल सेम ही है। ठीक है, सारे गैस मॉलिक्यूल को मैं सेम ही मान रहा हूं, स्फेरिकल ही मान रहा हूं। ठीक है, लेकिन एक बात थोड़ा सा डिफरेंस क्रिएट करने के लिए, जैसे मैंने इस मॉलिक्यूल को हाईलाइट कर दिया, मैं इसको भी कर सकता हूं, इसको भी कर सकता हूं। इस मॉलिक्यूल को हाईलाइट कर दिया, इसको ए बोल दिया, बाकी सारों को क्या बोल दिया, बी बोल दिया, जो उसको ड्रैग बैक कर रहे। तो इंटरनल प्रेशर क्या होगा, इट इज द कंसंट्रेशन ऑफ गैस मॉलिक्यूल का आपस का प्रेशर, इंटरनल प्रेशर, और वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, कंसंट्रेशन ऑफ गैस मॉलिक्यूल। अब बात यह है कि गैस मॉलिक्यूल की जो कंसंट्रेशन है, अगर मैं उसको मोलैरिटी में ले लूं, किस में ले लूं, मोलैरिटी, तो मोलैरिटी क्या होती है, N by V, number of moles of solute upon volume of solution. Let there are N moles of gas. इस कंटेनर में कितने मोल्स ऑफ गैस ले लिए हम लोगों ने, N मोल्स ऑफ गैस ले लिए हम लोग। ठीक है, तो इसमें कितने टाइप के हैं, दो टाइप के मान लिया एक बार, टाइप तो एक ही है लेकिन मान लिया एक बार दो टाइप के, ए और बी। तो देखो क्या है कि जो P इंटरनल है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू concentration of A into concentration of B, concentration of A into concentration of B। अब A की concentration क्या होगी, वही मोलैरिटी N by V, B की concentration भी क्या होगी, N by V। तो ये क्या आ जाएगा, P internal is directly proportional to N by V into N by V, N by V into N by V। तो N into N square, V into V square। तो आपके पास क्या आ गया यहाँ पे, कहां लिखूं, आपके पास यहाँ पर ही आ गया, देखो कि जो P इंटरनल है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N स्क्वायर अपॉन में V स्क्वायर। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाएंगे, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगाएंगे, तो क्या होगा, P इंटरनल इज इक्वल टू A N स्क्वायर अपॉन V स्क्वायर। क्या आ गया, A N स्क्वायर अपॉन V स्क्वायर, वेयर A इज द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। और ये गैस इक्वेशन कौन दे रहा है, वैन डर वाल्स दे रहे हैं, तो क्या बोलेंगे इसको, वैन डर वाल्स कांस्टेंट। क्या है, वैन डर वाल्स कांस्टेंट। अब ये A किसको रिप्रेजेंट करता है, A रिप्रेजेंट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। A किसको रिप्रेजेंट करता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को, जो कि आइडियल गैस में होती नहीं, जो कि आइडियल गैस में होती ही नहीं। इतनी कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया अच्छे से? इसको एक बार उतार लो, क्योंकि मिटाना पड़ेगा बाद में, अच्छे से नोट कर लो अपनी नोटबुक के अंदर। ठीक है, मिटा दो आगे। इस पे क्वेश्चन हो सकता है, रियल गैस कैन बी लिक्विफाइड, ए गैस कैन बी लिक्विफाइड एट क्या, लो टेम्परेचर हाई प्रेशर। सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, ये प्रेशर वाली टर्म आपको समझ आ गई, अच्छे से मिटा दो इसको भी। तो हमारे पास एक नई टर्म आ गई, P इंटरनल कितना आ गया, P इंटरनल आ गया हमारे पास क्या, A N स्क्वायर अपॉन V स्क्वायर। क्या है हमारे पास, P इंटरनल क्या आ गया, A N स्क्वायर अपॉन V स्क्वायर। हमने क्या लिखा था कि यहां पर जो प्रेशर है वो क्या है, प्रेशर ऑफ द गैस क्या है, इट इज द P। ये P कहां से आया है, जो मॉलिक्यूल कंटेनर की वॉल पे स्ट्राइक करने से क्रिएट होगा प्रेशर, वो प्लस में P इंटरनल। ठीक है, P प्लस में P इंटरनल कितना है, A N स्क्वायर अपॉन में V स्क्वायर। ये आ गया P ऑफ गैस, ये आ गया P ऑफ गैस। तो आपको ये कहानी समझ आ गई कि जो प्रेशर को, जो आइडियल गैस में प्रेशर था, रियल गैस में प्रेशर वाली टर्म को हमने करेक्ट किया है, तो वो क्या लिखा हमने, P प्लस में A N स्क्वायर बाय V स्क्वायर। कैसे आया वो आपको समझ आ गया अच्छे से, कोई इशू नहीं। अब देखो ध्यान से, अब एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है A के ऊपर, तो A क्या है, वेयर A क्या है, क्या है ये A, इट इज ए कांस्टेंट। क्या बोलते हैं इसको, वैन डर वाल्स कांस्टेंट, वैन डर वाल्स कांस्टेंट है। ये किसको रिप्रेजेंट करता है,
ये रिप्रेजेंट करता है किसको? इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को रिप्रेजेंट करता है। इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को रिप्रेजेंट करता है। अब क्वेश्चन आता है कि यूनिट्स क्या है ए के? यूनिट्स ऑफ ए के क्या यूनिट्स है? तो पी इंटरनल क्या दिया बताओ? पी इंटरनल किसके इक्वल है? ए एन स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर। किसके इक्वल है? ए एन स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर। एक काम करो, इस ए को यहां छोड़ दो, बाकी सारे टर्म्स को यहां ले जाओ, तो ए किसके इक्वल हो गया? पी इंटरनल इनटू में v स्क्वायर अपॉन में क्या हो गया? n स्क्वायर हो गया। अब प्रेशर की यूनिट क्या होते हैं? किसमें ले प्रेशर को? एटमॉस्फेयर में ले लो, तो ये हो गया आपकी यूनिट में प्रेशर के एटमॉस्फेयर इनटू वॉल्यूम के क्या हो गया? लीटर, तो लीटर स्क्वायर। ओके, और अपॉन क्या हो गया? नंबर ऑफ मोल्स यानी मोल स्क्वायर। तो जो ए की जो यूनिट्स हैं वो क्या आ गया? लीटर एटमॉस्फेयर, लीटर स्क्वायर एटमॉस्फेयर पर मोल स्क्वायर। क्या आ गया? लीटर स्क्वायर एटमॉस्फेयर पर मोल स्क्वायर। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हो, लीटर स्क्वायर एटमॉस्फेयर पर मोल स्क्वायर। ये क्या आ गया आपके पास? ए के यूनिट्स आ गए। तो कई बार एग्जाम में ए के यूनिट्स भी पूछ लिए जाते हैं, तो बहुत इजी है निकालना, कोई दिक्कत नहीं है। तो ए किसको रिप्रेजेंट करता है? इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और उसके बाद और किस पे डिपेंड करती है इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन? किस पे डिपेंड करती है? नेचर ऑफ गैस के ऊपर डिपेंड करती है। तो ए है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके ऊपर? नेचर ऑफ गैस के ऊपर। तो एक काम करते हैं, इसको मिटा देते हैं। अभी ये समझ आ गया होगा अच्छे से, कोई इशू नहीं है। ठीक है, चलो थोड़ा और इसके डिटेल में जाते हैं कि एग्जाम में कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकता है। यूनिट्स निकाली हम लोगों ने। तो जो ए है, ये जो ए है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके ऊपर? नेचर ऑफ गैस के ऊपर। अब नेचर ऑफ गैस के ऊपर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो गैस की नेचर का मतलब कि ये गैस पोलर है या नॉन पोलर है। मींस किसकी बात हो रही है? यहां पे पोलैरिटी की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? पोलैरिटी की बात हो रही है। अब हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो आपको दिया है SO2, आपको दिया मान लो Cl2, आपको दिया मान लो यहां पर क्या? मीथेन। आपको तीन गैसेस दी हुई। अब क्वेश्चन ये आता है कि इन तीनों गैसेस में एक किसका ज्यादा होगा? तो देखो ध्यान से, Cl2 में देखो, Cl2 में क्या है? क्लोरीन और क्लोरीन के बीच में बॉन्ड है, और ये क्या है? नॉन पोलर। ये क्या है? नॉन पोलर। और मीथेन में भी क्या है? ये भी क्या है? नॉन पोलर है। ये भी क्या है? नॉन पोलर। लेकिन SO2 क्या है? SO2 तो पोलर है ना। SO2 तो क्या है? पोलर है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि A सबसे ज्यादा किसका होना चाहिए? SO2 का होना चाहिए, क्योंकि पोलैरिटी है। डाइपोल बनेगा, तो डाइपोल बनेगा तो गैसेस मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। तो जो A है किसका ज्यादा हो जाएगा? SO2 का ज्यादा। अब ये दोनों नॉन पोलर है सर। अब इन दोनों नॉन पोलर जो मॉलिक्यूल्स है, गैस मॉलिक्यूल में A किसका ज्यादा होगा? तो A डिपेंड करता है नेचर ऑफ गैस के ऊपर, और उसके बाद वो डिपेंड करता है किसके ऊपर? मॉलिक्यूलर मास, सरफेस एरिया के ऊपर। क्योंकि हर कोई तो पोलर है नहीं, तो फिर किस पे डिपेंड करेगा? सरफेस एरिया। और सरफेस एरिया का मतलब वैन डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो एक क्या है? वैन डेर वाल्स कांस्टेंट है, वो वैन डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे भी डिपेंड करेगा। तो देखो क्लोरीन का मोलर मास कितना हो गया? 71 हो गया। और मीथेन का कितना हो गया? कार्बन 12 और 4 कितना हो गया? 16 हो गया। कितना हो गया? 16। तो इसका मतलब इस क्लोरीन का जो सरफेस एरिया वो ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि मॉलिक्यूलर मास ज्यादा है। तो इसका मतलब क्लोरीन का ज्यादा हो जाएगा किससे? मीथेन से ज्यादा हो जाएगा। क्लोरीन का किससे ज्यादा हो जाएगा? मीथेन से ज्यादा हो जाएगा। अब एक काम करते हैं, अब एक एग्जांपल और ले लेते हैं। देखो यहां पर हम एक एग्जांपल और इंक्लूड कर लेते हैं। क्या हमने लिया? SO2, Cl2, CH4, और हमने एक और ऐड कर लिया, क्या? अमोनिया। क्या ऐड कर लिया? अमोनिया। अब देखो ध्यान से कि अमोनिया में क्या होता है? नाइट्रोजन है, एक लोन पेयर है और 3 हाइड्रोजन है। डेल्टा पॉजिटिव, डेल्टा पॉजिटिव, डेल्टा पॉजिटिव, और ये क्या हो गया? डेल्टा 3 नेगेटिव। तो ये पोलर हुआ कि नहीं हुआ? पहली बात तो ये पोलर है, और दूसरी बात अमोनिया में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। क्या है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है? स्ट्रॉन्ग होती है देन वैन डेर वाल्स बॉन्डिंग।
तो अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो बात ही क्या, ठीक है। अब देखो बात यह है कि अगर मैं इनका मोलर मास ले लूं, देखो ये पोलर हुआ, ये नॉन पोलर हुआ, मीथेन भी क्या हुआ, नॉन पोलर हुआ, और NH3 क्या हुआ, पोलर हुआ, ठीक है। अब बात यह है कि अगर मैं देखूं तो SO2 का और अमोनिया का जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या आना चाहिए, ज्यादा आना चाहिए, ठीक है। तो क्या सिर्फ पोलैरिटी ही एक फैक्टर है यहां पे, नो। यहां पे किसको देखा जाता है, यहां पे मोलिकुलर मास को भी देखा जाएगा, क्यों, उससे सरफेस एरिया बढ़ेगा, और सरफेस एरिया बढ़ेगा तो वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो भी बढ़ेगी। क्या हर बार हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से ज्यादा होती है, नहीं। कैसे, हम एक एग्जांपल पढ़ते हैं, हमने क्या एग्जांपल पढ़ा, वाटर H2S H2Se H2Te, हमने ऑक्सीजन फैमिली के हाइड्राइड्स लिए हैं और हम बोलते हैं कि इनका बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या होगा। तो भैया हमको सिंपल सी मालूम है कि वाटर में क्या है, ऑक्सीजन है, क्या है, ऑक्सीजन है, तो यहां पर क्या हो जाएगी, यहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी, यहां पर क्या हो जाएगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। लेकिन ये जो तीन मॉलिक्यूल्स हैं इनमें कौन सी है, वैन डर वाल्स फोर्सेस है, वैन डर वाल्स फोर्सेस है। अब वैन डर वाल्स फोर्सेस किस पे डिपेंड करती है, सरफेस एरिया पे डिपेंड करती है, किस पे, सरफेस एरिया। तो भैया बात यह है कि जो टेलुरियम है उसका सरफेस एरिया क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा, तो वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी बहुत ज्यादा होगी और उससे उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। तो इनका जो बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या है, यहां पर तो वाटर का ही ज्यादा होगा, देन क्या आएगा, H2Te, देन H2Se और देन H2S, देन H2S। अब यहां पर तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, वो वैन डर वाल्स फोर्सेस को क्या कर रही है, डोमिनेट कर रही है, क्या कर रही है, डोमिनेट। एक एग्जांपल और लेते हैं, ठीक है। मान लो कि आपको यहां पर ग्रुप 15, अब ग्रुप 15 कौन सी है, नाइट्रोजन फैमिली, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। अब ग्रुप 15 के एलिमेंट्स का बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 15, ठीक है। अब कौन कौन से है, देखो NH3, फास्फोरस का पीएच3, फॉस्फीन बोलते हैं इसको हम लोग, देन ASH3 आर्सिन, देन SPH3 H3, देन नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, और लास्ट में क्या आता है, बिस्मथ, बिस्मथीन। अब क्वेश्चन ये उठता है कि यहां पर इस अमोनिया में क्या है, यह हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, यहां पर अमोनिया में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा पक्का, और बाकी सब में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, तो क्या होगा, वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, FOA लिख दूं। तो क्वेश्चन ये उठता है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज मच स्ट्रॉन्गर देन वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो इसका मतलब अमोनिया का बॉइलिंग पॉइंट इन सब के कंपैरेटिवली क्या होना चाहिए, ज्यादा हो जाना चाहिए, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं होता। मैंने क्या बोला, कोई जरूरी नहीं है कि हर बार हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को डोमिनेट करेगी। कई बार वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी डोमिनेट कर जाती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग को, क्यों, क्योंकि वो डिपेंड करती है सरफेस एरिया पे। अगर सरफेस एरिया बहुत ही ज्यादा है, लार्ज है, तो क्या होगा, जो वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का जो एक्सटेंट है दैट विल बी ग्रेटर देन द हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक्सटेंट। तो अगर मैं यहां पे ग्रुप 15 में मॉलिक्यूल्स का ये जो हाइड्राइड्स है, ये जो हाइड्राइड्स है, इनका बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर मैं देखूं तो ये जो बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर क्या आता है, देखो ध्यान से, पहले आता है क्या, BiH3, फिर आता है SbH3, फिर क्या आता है NH3, फिर क्या आता है ASH3, फिर आता है PH3। क्या है हमारे पास, BiH3 देन SbH3। अब बात यह है कि अमोनिया जिसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग थी उसका बॉइलिंग पॉइंट कम है, लेकिन ये जो बिस्मथीन और ये SbH3 है उनके अंदर जो वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, उनका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो गया। मींस यहां पे वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ने हाइड्रोजन बॉन्डिंग को डोमिनेट कर दिया, हाइड्रोजन बॉन्डिंग से ये क्या हो गई, डोमिनेट हो गई। तो यही मैं आपको बात बोलना चाहता हूं कि अगर हम लोगों ने चार एग्जांपल लिए, SO2, Cl2, मीथेन एंड अमोनिया, तो इन चारों में जो A है, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है,
इसको उतार लीजिए, मिटा देता हूं। इन चारों में जो ए है वो किसका ज्यादा होगा? क्या हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला ज्यादा होगा? मैंने क्या बोला, हर बार जरूरी नहीं है। अब आती है SO2 भी पोलर है, Cl2 भी पोलर है, मीथेन भी पोलर है और अमोनिया। SO2 पोलर है, Cl2 नॉन पोलर है, मीथेन नॉन पोलर है और अमोनिया पोलर है। लेकिन अब अगर मैं मॉलिक्यूलर वेट पे आ जाऊं, क्योंकि सरफेस एरिया भी हमको कंसीडर करना है, मॉलिक्यूलर वेट SO2 का कितना होगा 64, 32 प्लस 32, क्लोरीन का कितना हो जाएगा 71, मीथेन का कितना हो जाएगा 16 और अमोनिया का कितना हो जाएगा 70। अब बात यह है कि किसका ए ज्यादा होना चाहिए, पोलर का, SO2 का और अमोनिया का, ये दो ही पोलर है। लेकिन मैंने क्या बोला, मॉलिक्यूलर वेट भी कंसीडर करते हैं। अब मॉलिक्यूलर वेट किसका ज्यादा है, SO2 का, तो जो ए है किसका ज्यादा होगा, SO2 का ज्यादा होगा। व्हाई? इट इज पोलर और इसका जो मॉलिक्यूलर वेट है वो भी ज्यादा है। ठीक है, और उसके बाद कौन आएगा सर? उसके बाद तो अमोनिया जाना चाहिए। नहीं, मैंने क्या बोला, हर बार हाइड्रोजन बॉन्डिंग डोमिनेट नहीं करती है। उसके बाद आएगा हमारा कौन सा, Cl2। क्यों? क्योंकि Cl2 का जो मोलर वेट है वो अमोनिया के मोलर वेट के कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा है, 4 टाइम से भी ज्यादा है। तो उससे क्या होगा, सरफेस एरिया बढ़ेगा और सरफेस एरिया बढ़ने से वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा और वो बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा। तो SO2 के बाद कौन आएगा, Cl2 आएगा। अब आती है कि अब मीथेन और अमोनिया में किसको ले? अब देखो, मीथेन और अमोनिया में अमोनिया का मोलर वेट भी ज्यादा है और अमोनिया में क्या है, ये पोलर भी है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। तो ऑब्वियसली हमको किसको लेना पड़ेगा, अमोनिया को लेना पड़ेगा और बाद में कौन आएगा, मीथेन को। तो सर मोलर वेट कितना ज्यादा होना चाहिए ताकि वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग को डोमिनेट कर जाए? भाई कम से कम 4 टाइम से ज्यादा होना चाहिए। जैसे यहां पर SO2 का जो मोलर वेट है 64 है और इसका कितना है 17 है, तो लगभग कितना हो गया, 4 टाइम्स हो गया। 17 4 जा 68, ये कितना है 64, तो 4 टाइम्स लगभग हो गया। तो कम से कम 4 टाइम्स या उससे ज्यादा होना चाहिए तब। और दूसरा पोलर भी होना चाहिए। अब पोलर की जरूरत नहीं है, नॉन पोलर भी चलेगा। जैसे यहाँ पे क्लोरीन नॉन पोलर है लेकिन इसका मोलर वेट 71 है। फिर सर इन दोनों में क्लोरीन को क्यों नहीं लिया? क्योंकि देखो मोलर वेट ऑलमोस्ट है, इक्वल है, 64 और 71 में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। 4 टाइम्स तो छोड़ो, डबल भी नहीं हुआ और 1.5 गुना भी नहीं हुआ भाई, तो इसलिए हमने SO2 को ले लिया। तो A का वैल्यू किसका ज्यादा होगा, SO2 का ज्यादा होगा, देन क्लोरीन, देन अमोनिया, देन मीथेन। कॉन्सेप्ट समझ में आया? कॉन्सेप्ट समझ में आया आप लोगों को? क्लियर है? मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा A के लिए। मैं आपको A का जो वैल्यू है उसको याद करने का आपको मैं एक ट्रिक भी बताऊंगा, लेकिन पहले ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आया क्या? ठीक है, तो एक काम करो, इसको उतार लीजिए और उसके बाद हम एक काम करते हैं, हम ट्रिक पढ़ते हैं। क्या करते हैं हम लोग? ट्रिक पढ़ते हैं। एंटरटेनिंग वे से पढ़ेंगे भाई, कॉन्सेप्ट में भी जाएंगे और उसके बाद किसमें जाएंगे, ट्रिक से उसको लंबे टाइम तक याद भी रखेंगे। तो ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ गैस और आल्सो किस पे डिपेंड करता है, मॉलिक्यूलर वेट के ऊपर भी डिपेंड करता है। ठीक है, अब बात यह है कि जो A है, हमारे पास बहुत सारी गैसेस है, हमने तो यहाँ पे 3-4 लिया था, SO2 लिया, Cl2 लिया, अमोनिया लिया, मीथेन लिया। तो गैस तो HCl भी है, क्लोरीन भी है और उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड भी है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी है, नाइट्रोजन भी है, हाइड्रोजन भी है, हीलियम भी है। देयर आर सो मेनी गैसेस। तो उनके लिए A क्या होगा? ट्रिक टू रिमेंबर। देखो एक बात समझ लो पहले, क्या समझ लो कि A ज्यादा होगा तो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगी। तो A इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या, इंटर मोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, ये ज्यादा होगा कब, जब इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगी। ठीक है, इक्वल लिख देता हूं। और ये डायरेक्ट इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगी तो एक गैस को लिक्विफाई करना इजी हो जाएगा ना, क्योंकि मॉलिक्यूल्स क्या आ जाएंगे, दे क्लोज आ जाएंगे। इट मींस ये हो जाएगा ईज ऑफ लिक्विफैक्शन ऑफ ए गैस, ऑफ ए गैस। क्या हो जाएगा, ईज ऑफ लिक्विफैक्शन ऑफ ए गैस। और एक गैस का लिक्विफाई होने का जो ईज है वो डिपेंड करता है उसके क्रिटिकल टेम्परेचर पर। क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है, द टेम्परेचर above which a gas cannot be liquefied, यानी द टेम्परेचर below which a gas can be liquefied।
तो किसी गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर जितना ज्यादा होगा उस गैस को लिक्विफाई करना उतना ही इजी होगा, और जो गैस जितनी इजीली लिक्विफाई होगी इसका मतलब क्या है, उन गैस मॉलिक्यूल्स में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, यानी उसका ए ज्यादा है। तो लिख दूं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, क्रिटिकल टेम्परेचर, जिसको हम लोग क्या लिखते हैं, टीसी लिखते हैं। भाई हम लोग ये पढ़ेंगे क्रिटिकल टेम्परेचर डिटेल में पढ़ेंगे, क्या, लिक्विफैक्शन ऑफ गैस के अंदर। ठीक है, अब बात ही है, कहानी समझ आ गई आपको। तो कुछ एक गैसेस हम लोगों ने ली, SO2 ली, Cl2 ली, मीथेन ली, अमोनिया ली, HCl ली, तो उसके बाद आपका CO2, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, हीलियम है। तो कुछ एक गैसेस हम लोगों ने ली और उन गैसेस का क्रिटिकल टेम्परेचर हमने नोट किया। अब टेम्परेचर याद रखना जरूरी नहीं है, और उसके बाद उसको हमने डाल दिया किसमें, डिक्रीजिंग ऑर्डर में। आप करके देख सकते हो, उसको हमने डाल दिया किसमें, डिक्रीजिंग ऑर्डर में। और वो जो डिक्रीजिंग ऑर्डर में डालने के बाद फिर हम लोगों ने क्या किया, एक ट्रिक बना लिया, और ट्रिक बना के हमने उसको याद कर लिया। अब वो हमारे अनकॉन्शियस ब्रेन में चला गया। अब वो ट्रिक क्या है, देखो ध्यान से, किसका लिया था हम लोगों ने, क्रिटिकल टेम्परेचर का। अब क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा होने का मतलब क्या है, इज ऑफ लिक्विफैक्शन ऑफ ए गैस होगा। वो होने का मतलब क्या है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है। वो होने का मतलब क्या है, ए ज्यादा है। तो बात तो उसी के ऊपर आ गई। तो क्रिटिकल टेम्परेचर दो किसका है, ये लो उतार दिया हम लोगों ने। ठीक है, SO2 is greater than Cl2, greater than NH3, greater than HCl, greater than CO2, greater than CH4, greater than O2, greater than CO, greater than N2, greater than H2, greater than He। जो जो मेन गैसेस हैं जो हमारे काम आती है उनके ले रहा हूं। ऐसे तो बहुत सारे गैसेस ले सकते थे, मीथेन लिया, इथेन ले सकते थे, प्रोपेन ले सकते थे, वो नहीं ली। जो मेन गैसेस जो हमारे काम आ रही हैं और जिनके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन हो सकता है, हम लोगों ने वो सारी गैसेस ले ली। क्लियर कहानी है। तो अब इसको याद कैसे करें, ये ऑर्डर मैंने आपको बता दिया। अब इस ऑर्डर को याद कैसे करें, कॉन्सेप्ट आपको समझा दिया मैंने। अब इसको याद करना है तो क्या बनाना है, ट्रिक बनाना पड़ेगा। तो ट्रिक क्या है, देखो एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूं, क्योंकि स्टोरी के बिना तो ट्रिक क्या है, अधूरा है। और स्टोरी में थोड़ा सा ब्रीफ में सुनाता हूं। एक बार मैं एक इंस्टीट्यूट में था जिनका खुद का एक बोर्डिंग स्कूल भी है, मैं नाम नहीं बोलूंगा। तो हुआ क्या कि इंस्टीट्यूट में 25 इयर्स का सेलिब्रेशन था, और उस 25 इयर्स सेलिब्रेशन पे कुछ एक बॉलीवुड सेलेब्स को बुलाया गया, कुछ एक सिंगर्स को भी बुलाया गया। ठीक है, मैं नाम नहीं लूंगा उसका भी। अब क्या हुआ कि जैसे ही वो फंक्शन स्टार्ट हुआ तो वहां पर लगभग 600 स्टूडेंट्स थे, अलोंग विद देयर पेरेंट्स एंड गार्जियंस एंड टीचर्स भी वहां थे। तो अब हुआ क्या कि जैसे ही वो डिनर टाइम स्टार्ट हुआ उस पार्टी में, तो क्या हुआ कि वहां से एक पर्टिकुलर सिंगर आई, और सिंगर आई तो उसने गाना स्टार्ट कर दिया। अब सिंगर पॉपुलर, अब बात यह है कि गाना तो स्टार्ट किया, लेकिन उसके हाथ में एक वोडका का बोतल था, अल्कोहल का बोतल था। अब बात यह है कि अल्कोहल लोग ड्रिंक करते हैं, ठीक है, हम लोग मूवी देखते हैं तो नीचे लिखा था ड्रिंकिंग अल्कोहल इज इंजूरियस टू हेल्थ, सिगरेट स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। ठीक है, फिर भी लोग अल्कोहल ड्रिंक करते हैं, चलो ठीक है, कोई इशू नहीं है। लेकिन आप पब्लिक में अल्कोहल ड्रिंक कर रहे हो, उससे क्या होता है कि जब हम लोग किसी सेलिब्रिटी को देखते हैं तो फिर हम लोग क्या, अगर इफ वी आर फॉन्ड ऑफ दैट सेलिब्रिटी, तो हम उसकी सारे जो हैबिट्स होती है उसको फॉलो करते हैं। वी वांट टू लुक लाइक, जैसे किसी सेलिब्रिटी का हेयर स्टाइल, सलमान खान को ले लो, सलमान खान के हेयर स्टाइल बड़े फेमस थे, ठीक है, तो लोग वैसे हेयर स्टाइल बना लेते हैं। सिक्स पैक्स फेमस हुए तो लोगों ने सिक्स पैक्स बनाना स्टार्ट कर लिया, डांस फेमस हुआ, वो स्टेप करना स्टार्ट कर दिया। तो हम लोग क्या करते हैं, जो हमारे फेवरेट सेलिब्रिटीज होते हैं, हम उनके एक्शंस को, उनके हैबिट्स को क्या करते हैं, धीरे धीरे फॉलो करते हैं। अब हम जो फॉलो करते हैं उस फॉन्डनेस में, उस सेलिब्रिटी से जो हमारा फॉन्डनेस है, उसमें हम ये भूल जाते हैं कि जो चीज वो लोग कर रहे हैं वो चीज हमारे लिए शायद हो सकता है थोड़ा सा गलत हो, मे बी ड्यू टू द एज डिफरेंस या और कुछ भी मान लो। तो वो सिंगर स्टेज के ऊपर एक वोडका का बोतल लेके आए। अब हुआ क्या कि जितने भी स्टूडेंट्स थे, जो सब लोग खाना खा रहे थे, वो अपनी अपनी प्लेट छोड़ के
सब आ गए कहां पर, स्टेज के नीचे, एंड दे बिकेम डांसिंग, दे बिकेम डांसिंग, एंड वो डांस करना स्टार्ट कर दिया कपल्स में, होता ना, मैंने बोला एज डेंजरस है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड एक्सेट्रा। अब हुआ क्या, नेक्स्ट डे, अब ये चीज तो बुरी लगती है क्योंकि पेरेंट देख रहा है कि मेरा जो बेटा है वो किसी लड़की के साथ डांस कर रहा है और मेरी बेटी है वो किसी लड़के के साथ डांस कर रही है, तो अच्छी बात नहीं। तो नेक्स्ट डे व्हाट हैपेंड कि वहां के जो डायरेक्टर थे, उन डायरेक्टर ने उन सभी बच्चों को अपने ऑफिस में बुलाया। किसमें बुलाया? ऑफिस में। और ऑफिस में बुलाया तो क्या हुआ, उनका डिटेंशन हुआ, डिटेंशन क्लास हुई। मेरे को पता नहीं था पहले डिटेंशन क्लास क्या होती है, लेकिन बाद में पता लगा कि डिटेंशन का मतलब आपको आपकी गलतियों पे कुछ सुनाया जाता है, थोड़ी पनिशमेंट भी दी जाती है, ठीक है। तो मुझे जैसे पता लगा कि उनका डिटेंशन हुआ, तो मुझे बताओ कि कौन डिटेंशन क्लास में जाना चाहता है, कौन अपने माता पिता की वो गालियां सुनना चाहता है, गालियां का मतलब डांट सुनना चाहता है, कौन अपने बड़ों की डांट सुनना चाहता है, कौन टीचर की, कोई नहीं सुनना चाहता। तो डिटेंशन क्लास में किसी को जाना अच्छा नहीं लगता, लेकिन जाना पड़ा, ठीक है। तो अब बात यह है, मेरा मानना था कि सारा चीज को मैं ऑब्जर्व कर रहा था, मेरा मानना था कि इसमें बच्चों की कोई गलती नहीं है, गलती वहां के सिस्टम की थी, क्योंकि आपने जिस सेलिब्रिटी को बुलाया है तो आप बोल सकते थे कि भाई आप वोडका पीजिए, लेकिन अपने रूम में पीजिए, स्टेज पे वोडका लाने की जरूरत आपको नहीं है, क्योंकि आपको देख के बच्चे भी क्या करेंगे, फॉलो करेंगे, एंड इट्स नॉट गुड फॉर स्टूडेंट्स एट दैट एज, ठीक है। ओके, तो फिर भी क्या है कि होता ना कि हम लोग हमारी गलती नहीं देखते, हम लोग दूसरों की गलती देखते हैं, तो डायरेक्टर्स को भी बच्चों की थोड़ी गलती लगी होगी, ठीक है। तो अब उस बात के ऊपर देखो, जो हुआ गलत था सही था, वो स्कूल वाले जाने, बच्चे जाने, वो जो भी जाने, लेकिन उस बात पे मेरे माइंड में एक ट्रिक आ गया। क्या गया उस माइंड में? ट्रिक आ गया। क्या ट्रिक आया देखो ध्यान से। तो जो डायरेक्टर मैम थी, ठीक है, अब मैम को रिस्पेक्ट देते हैं। अब रिस्पेक्ट में हम किसी जो एजेड लेडी होती है, मान लो, उसको रिस्पेक्ट कैसे दें? अम्मा, क्या बोल के? अम्मा, जैसे साउथ में होता है ना, अम्मा बोलते, ठीक है ना। ओके, तो मैंने एक लाइन बनाया वहां पे, ये किसी की डिसरिस्पेक्ट के लिए नहीं है, ये सिर्फ आपको एक कॉन्सेप्ट को इजीली समझाने के लिए, ठीक है, इजीली याद करवाने के लिए, ठीक है। तो क्या लिखा मैंने लिखा सो कॉल्ड अम्मा, सो कॉल्ड अम्मा, ठीक है। अब जो डिटेंशन क्लास है, बड़ी सीरियस क्लास है, पिन ड्रॉप साइलेंस होता है, हाई लेवल कोचिंग, हाई क्लास कोचिंग, ठीक है। तो क्या लिखा? सो कॉल्ड अम्मा की हाई क्लास कोचिंग, सो कॉल्ड अम्मा की हाई क्लास कोचिंग। अब वहां के बच्चों को ना है, वहां के बच्चे उस हाई क्लास कोचिंग यानी उस डिटेंशन क्लास, उसको मैंने नाम बोला, क्या वो अटेंड करना चाहते नहीं? तो उन बच्चों में एक स्टूडेंट भी थी जिसका नाम था मेथा, METHA। अब मेथा जैसे बाकी सारे बच्चे होंगे, तो सो कॉल्ड अम्मा की हाई क्लास कोचिंग मेथा, मैंने क्या बोला? मेथा के जैसे और भी बच्चे होंगे, प्लूरल, मेथाओं, मेथाओं को ना है, मेथाओं को ना है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, लाइन क्या बनी? सो कॉल्ड अम्मा की हाई क्लास कोचिंग मेथाओं को ना है, सो कॉल्ड अम्मा की हाई क्लास कोचिंग मेथाओं को ना है। अब देखो ध्यान से, सो से क्या आया? SO2, कोल्ड से क्या आया? Cl2, अम्मा से अमोनिया NH3। तो सिंपल था कि हाई क्लास, अब हाई क्लास में देखो H और क्लास का Cl, तो क्या बन गया? HCl। इजी है ना। सो कॉल्ड अम्मा की हाई क्लास कोचिंग, अब कोचिंग स्टार्ट्स विद CO एंड एक लंबा वर्ड है, तो CO2 हो गया। क्या हो गया? CO2। फिर मेथा से क्या आ गया? मीथेन, मेथा से मीथेन। O से क्या आ गया? ऑक्सीजन, O2। फिर को, अब को कहां से है? CO से है, लेकिन छोटा सा ही वर्ड है, तो क्या हो गया? CO, कार्बन मोनोऑक्साइड, एज इट इज। ना कहां से स्टार्ट हो रहा है? N से, N का मतलब N2, नाइट्रोजन। है कहां से स्टार्ट हो रहा है? S से क्या आ गया? H2। और इन द लास्ट हम लोगों ने क्या लगा दिया? हीलियम। तो सो कॉल्ड अम्मा की हाई क्लास कोचिंग मेथाओं को ना है। ये जो ऑर्डर है, ये ऑर्डर किसका है? क्रिटिकल टेम्परेचर का है, गैसेस का।
और क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ ए गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईज ऑफ लिक्विफेक्शन ऑफ ए गैस and ease of liquefaction of a gas is directly proportional to intermolecular force of attraction और वो intermolecular force of attraction है वो क्या है A। तो किसी गैस का A ज्यादा होगा तो उस गैस का लिक्विफाई होना इजी हो जाएगा, यानी उसका इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा। तो कहानी समझ आ गई। अब आपके पास एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए which of the following gas can be liquefied most easily और आपको चार ऑप्शन दे दे, मान लो आपको दे दे Cl2, आपको दे दे NH3, आपको दे दे CH4 और आपको दे दे मान लो Cu। ये चार ऑप्शन दिए हैं। क्या बोला है which of the following gas can be liquefied most easily। ठीक है, तो आप कैसे देखोगे, आप जाओगे डायरेक्ट ट्रिक पे। क्या था सो यानी SO2 है, कोल्ड Cl2 है, तो आंसर क्या हो गया Cl2। अगर आपसे इसका ऑर्डर पूछ ले, ऑर्डर क्या बता दोगे, सो कोल्ड यानी Cl2, अम्मा NH3 की हाई क्लास है ही नहीं, कोचिंग है ही नहीं, मेथा CH4 O को CO। आंसर क्या आ गया? नॉर्मली क्या होता है कि जब मेडिकल में नीट में क्वेश्चन आता है तो वहां पे एक ही वैल्यू क्या होगा दिया जाएगा, एक का वैल्यू दिया जाएगा, तो एक का वैल्यू जिसका ज्यादा है उसका इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, वो गैस इजीली लिक्विफाई हो जाएगी। लेकिन मेरा ये है कि थोड़े स्मार्ट बनो, हार्डवर्क की जरूरत थोड़ी हर बार, क्या है स्मार्ट वर्क भी जरूरी है। पहले कॉन्सेप्ट जान लिया, उसके बाद अगर आपको एक ही वैल्यू नहीं दी जाए तो क्या करोगे, एक ही वैल्यू कैसे निकालोगे, सो कोल्ड अम्मा की हाई क्लास कोचिंग मेथाओ को ना है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करके देखिएगा इस टाइप के और विदाउट वैल्यू करके देखिएगा, गारंटीड आपके इमीडिएट विद इन अ सेकंड आपके करेक्ट हो जाएंगे। आज तो समझ में अच्छे से चले आगे। तो ये तो था हमारा किसके बारे में, ए के बारे में। तो हमने ये जो आइडियल गैस में जो प्रेशर वाली टर्म थी हमने उसको क्या कर लिया, करेक्ट कर लिया। प्रेशर वाली टर्म तो हमने करेक्ट कर ली रियल गैस के लिए, वो क्या है P प्लस में A(n²/V²। अब बात आ गई कि वॉल्यूम वाली टर्म को करेक्ट करना है, तो इसको मिटा दूं। आई होप अच्छे से समझ आ गया होगा और आपको याद भी हो गया होगा शायद। तो देखो भैया ऐसा है कि काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में जो दो अजम्पशन थे, पहला अजम्पशन कौन सा था कि देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन गैस मॉलिक्यूल्स, वो हम लोगों ने कर लिया कि रियल गैसेस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, तभी तो हमारा प्रेशर वाली टर्म क्या हुई, करेक्ट हुई। अब दूसरी टर्म कौन सी करेक्ट करें, वॉल्यूम। तो हमारा जो दूसरा अजम्पशन था काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस का वो क्या है कि द वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर्ड टू वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। इसको पढ़ते हैं डिटेल में। अब देखो ध्यान से कि मान लो ये कंटेनर है, किसको पढ़ रहे हैं, नंबर 2 को, वॉल्यूम करेक्शन को पढ़ रहे हैं हम लोग, वॉल्यूम करेक्शन। ठीक है, मान लो ये कंटेनर है। अब इस कंटेनर में कौन सी गैस ले रहा हूं, यहां पे आइडियल गैस ले रहा हूं। ठीक है, तो आइडियल गैस में ये मान लो गैस मॉलिक्यूल्स। ठीक है, अब बात ये है कि गैस का वॉल्यूम क्या होता है, बड़ा ध्यान से समझने की जरूरत है। गैस का वॉल्यूम क्या होता है, क्या गैस का वॉल्यूम वो गैस मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम होता है, नो। गैस का वॉल्यूम वो होता है कि वो एम्प्टी स्पेस जिसमें गैस मॉलिक्यूल्स फ्रीली मूव कर सकते हैं। इट इज द एम्प्टी स्पेस, एम्प्टी वॉल्यूम इन विच द गैस मॉलिक्यूल्स कैन मूव फ्रीली। जैसे मान लो इस आइडियल गैस पे मैंने प्रेशर लगा दिया। अब प्रेशर लगाने से क्या होगा कि जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या हो जाएंगे, क्लोज आएंगे। ऑल्दो देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, लेकिन गैस मॉलिक्यूल्स क्या आएंगे, क्लोज आएंगे। तो मैंने क्या काम किया कि मैंने एक कोने में इनको डाल दिया। क्या डाल दिया मैंने, तो कोने में डाल दिया, तो इन्होंने कितना वॉल्यूम एक्वायर किया। तो सेकंड असम्पशन क्या था, द वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर्ड टू द वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। ये कंटेनर का वॉल्यूम है और इस वॉल्यूम के कंपैरेटिवली ये आइडियल गैस के मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम क्या है, नेग्लिजिबल ही तो है। अभी जो आइडियल गैस के मॉलिक्यूल्स हैं वो कितने वॉल्यूम के अंदर, इतने वॉल्यूम के अंदर क्या कर सकते हैं, वो फ्रीली मूव कर सकते हैं, फ्रीली मूव कर सकते हैं। क्लियर कहानी, क्यों, क्योंकि ये जो वॉल्यूम आया दिस वॉल्यूम इज नेग्लिजिबल। क्यों, पहला पोस्टुलेट क्या था, दैट गैसेस कंसिस्ट ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ टाइनी पार्टिकल्स, टाइनी यानी स्मॉल पार्टिकल। तो आइडियल गैस के जो पार्टिकल्स है वो बड़े स्मॉल हैं, पॉइंट मास बोलते हैं इसको।
क्या बोलते हैं, पॉइंट मास। कहानी समझ आ गई। और यही कहानी अगर मैं रियल गैस में ले लूं, यही अगर मैं किस में ले लूं, रियल गैस में, तो रियल गैस में जो मॉलिक्यूल्स हैं तो भैया उनका साइज तो क्या होता है, बड़ा होता है। रियल गैस में मॉलिक्यूल्स का क्या है, साइज बड़ा है। अगर आप इस रियल गैस में जिनके मॉलिक्यूल्स का साइज क्या होगा, बड़ा होगा, क्योंकि रियल गैस में हम लोग क्या मानते हैं कि ये जो मॉलिक्यूल्स हैं दीज आर कंसीडर्ड एज स्फीयर्स, रिजिड स्फीयर्स। ये क्या होते हैं, रिजिड स्फीयर्स होते हैं। क्या होते हैं, रिजिड। और यहां पर आइडियल गैस में गैस मॉलिक्यूल्स को हम लोग क्या मानते हैं, पॉइंट मास। क्या मानते हैं गैस मॉलिक्यूल्स को, पॉइंट मास। अब बताओ पॉइंट मास में और रिजिड स्फीयर्स में डिफरेंस है क्या, नहीं है ना। तो यहां पर ये जो रियल गैस में गैस मॉलिक्यूल्स है उनका साइज क्या होता है, बड़ा होता है। अगर हम लोग प्रेशर लगाएंगे तो ये गैस मॉलिक्यूल्स को क्या लेंगे, कोने में आ जाएंगे। दिखा देते हैं कोने में, ये लो भैया गैस मॉलिक्यूल्स को हमने एक कोने में डाल दिया। तो इन गैस मॉलिक्यूल्स ने इस कोने में आ गए। अब क्वेश्चन ये उठता है कि यहां पर गैस का वॉल्यूम क्या होगा। गैस का वॉल्यूम क्या होता है, द वॉल्यूम ऑफ द गैस इज दैट एम्प्टी स्पेस इन विच गैस कैन मूव फ्रीली। अब ये जो रियल गैस मॉलिक्यूल्स हैं वो कौन से स्पेस के अंदर फ्री मूव कर सकती है, इसके अंदर। तो इस वॉल्यूम के कंपैरेटिवली इन रियल गैस के मॉलिक्यूल्स का खुद का वॉल्यूम क्या मैं नेग्लिजिबल मान पाऊंगा, नहीं। लेकिन यहां आइडियल गैस में इस कंटेनर के वॉल्यूम के कंपैरेटिवली आइडियल गैस के मॉलिक्यूल्स का खुद का वॉल्यूम क्या मान लेते हैं, नेग्लिजिबल मान लेते हैं, क्योंकि ये तो दिया हुआ है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि रियल गैस में मॉलिक्यूल्स हैं वो वॉल्यूम एक्वायर करते हैं, उनका खुद का भी वॉल्यूम है। तो कितने वॉल्यूम में वो फ्रीली मूव कर सकते हैं। मान लो हमने ये जो रियल गैस मॉलिक्यूल्स लिए हैं वो कितने लिए हैं, 1 मोल लिए। कितने मोल लिए हैं, 1 मोल। तो इन गैस का जो वॉल्यूम है तो 1 मोल ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स वो कितना मानते हैं, बी। क्या है, बी अगेन क्या है, कांस्टेंट है, वैन डर वाल्स कांस्टेंट। ठीक है, क्या है, वैन डर वाल्स कांस्टेंट। मैं यहां पे लिख देता हूं, क्या, वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स कितना लिया हम लोगों ने, बी। लेकिन अगर हमारे पास कंटेनर में n मोल ऑफ गैसेस हैं, n मोल ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स हैं, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ n मोल्स ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। कितना हो जाएगा भैया बताओ, ये हो जाएगा क्या, nb। क्या हो जाएगा, nb। तो अब बात आती है कि जो रियल गैस है, मॉलिक्यूल्स हैं, वो कितने फ्री वॉल्यूम में मूव कर सकते हैं। मान लो V is the volume of this container, let V is the volume of container। ये पूरे वॉल्यूम का कंटेनर V है और NB is the volume of n मोल ऑफ गैस। तो पीछे ये जो फ्री वॉल्यूम बचा, ये जो फ्री वॉल्यूम बचा वो कितना बचा, टोटल वॉल्यूम V माइनस में क्या हो गया, NB। अब कितना वॉल्यूम बचा, V माइनस में NB। ये वो वॉल्यूम है जिसमें गैस मॉलिक्यूल फ्रीली मूव कर सकते हैं। तो गैस मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम क्या होता है, इट इज दैट वॉल्यूम वेयर द गैस मॉलिक्यूल्स कैन मूव फ्रीली। कहानी समझ आ गई। तो इसका मतलब क्या है कि जो V रियल आ गया वो कितना आ गया, V माइनस में क्या आ गया, NB आ गया। क्या आ गया, V माइनस में NB आ गया, क्योंकि ये वो वॉल्यूम है V माइनस NB, यानी ये वाला वॉल्यूम है जिसमें ये जो रियल गैस मॉलिक्यूल्स है दे कैन मूव फ्रीली। अरे खुद ने जो एक्वायर किया है या दूसरे ने एक्वायर किया, तो एक वाला दूसरे के वॉल्यूम में तो नहीं चला जाएगा ना, क्यों, बिकॉज गैसेस मॉलिक्यूल्स आर कंसीडर्ड एज रिजिड स्फीयर्स। एक गैस मॉलिक्यूल है, ये एक गैस मॉलिक्यूल है, मान लो ये दूसरा गैस मॉलिक्यूल है, ये एक गैस मॉलिक्यूल दूसरे गैस मॉलिक्यूल के वॉल्यूम में तो नहीं चला जाएगा। एक गैस मॉलिक्यूल दूसरे गैस मॉलिक्यूल को पेनिट्रेट तो नहीं कर जाएगा, लेकिन आइडियल गैस में ऐसा हो सकता है, एक गैस मॉलिक्यूल दूसरे गैस मॉलिक्यूल को पेनिट्रेट कर सकता है, बिकॉज दे आर कंसीडर्ड एज पॉइंट मास। बट रियल गैस में गैस मॉलिक्यूल पेनिट्रेट, अब इसका रीजन क्या है, तो भैया बात यह है
कि जब हम लोग प्रेशर लगाते हैं तो मॉलिक्यूल क्लोज आता है, और मॉलिक्यूल क्लोज आएंगे तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम्स इनटू एक्शन। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अपना रोल प्ले करेगी, तो क्या होगा कि मॉलिक्यूल क्या हो जाएंगे, लिक्विफाई हो जाएंगे। अब बात यह है कि लिक्विड को सप्रेस करना, कंप्रेस करना इज नॉट इजी। लिक्विड को कंप्रेस करना इज नॉट इजी। क्यों? मॉलिक्यूल्स है दे आर ऑलमोस्ट इन कांटेक्ट विद ईच अदर इन द लिक्विड स्टेट। अब उसके बाद आप और प्रेशर अप्लाई करोगे तो एक फोर्स कौन सी, फोर्स ऑफ रिपल्शन, ये भी क्या आ जाएगी, एक्शन में आ जाएगी। अभी जो फोर्स ऑफ रिपल्शन होती है या रिपल्सिव फोर्सेस होती है, ठीक है, दे आर शॉर्ट रेंज फोर्सेस, दे आर शॉर्ट रेंज फोर्सेस बट दे आर सिग्निफिकेंट आल्सो। और वो कब सिग्निफिकेंट होती है, व्हेन मॉलिक्यूल्स आर ऑलमोस्ट इन कांटेक्ट विद ईच अदर। तो क्या होगा कि रिपल्सिव फोर्सेस होगी तो वो मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल को दूसरे मॉलिक्यूल के अंदर पेनिट्रेट नहीं करने देगी, पेनिट्रेट नहीं करने देगी, यानी उनको एक टाइनी वॉल्यूम में कन्वर्ट नहीं होने देगी। सो द रिपल्सिव फोर्सेस ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, इसमें रियल गैस की बात कर रहा हूं, द रिपल्सिव फोर्सेस ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, it prevents molecules from squashing into a tiny volume। ठीक है, कहानी समझ आई? Because these are considered as rigid spheres। तो कितना अवेलेबल वॉल्यूम बचा हमारे पास, अवेलेबल वॉल्यूम कितना बचा, V माइनस NB। तो भैया रियल गैस का जो अवेलेबल वॉल्यूम है वो कितना है, B माइनस में NB है, where NB is the volume of one n mole of gas itself, where NB क्या है, it is the volume of n moles of gas molecules themselves। गैस मॉलिक्यूल्स का खुद का वॉल्यूम है भैया। कहानी समझ आ गई आप लोगों को? तो इसका मतलब ये जो प्रेशर वाली टर्म थी आइडियल गैस में और रियल गैस में, इस टर्म को हम लोग करेक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगी, V माइनस में NB आ जाएगी, V माइनस में NB। क्लियर हुआ? ठीक है, तो गैस का वॉल्यूम क्या होता है, दोबारा से बताइए, गैस का वॉल्यूम क्या होता है? क्या गैस का खुद का वॉल्यूम? नो, गैस का वॉल्यूम वो अवेलेबल वॉल्यूम है इन विच गैस मॉलिक्यूल्स कैन मूव फ्रीली। और आइडियल गैस में वो अवेलेबल वॉल्यूम कितना हो गया, V माइनस NB। V इज द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर, पूरे कंटेनर का वॉल्यूम है। NB इज द वॉल्यूम ऑफ n मोल्स ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स देमसेल्व्स। तो इस वॉल्यूम में तो गैस मॉलिक्यूल फ्रीली मूव नहीं कर पाएंगे, तो कितने में कर पाएंगे इसमें, तो वो क्या रह गया, टोटल माइनस में मॉलिक्यूल्स, इसका गैस मॉलिक्यूल्स का खुद का वॉल्यूम, तो क्या जाएगा, V माइनस में NB। कहानी क्लियर है? मिटा दो इसको एक बार, ओके, अच्छे से इसको उतार लीजिए, समझ लीजिए। चलिए अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। आगे क्या चलते हैं कि ये जो B है, ये जो हमारे पास B आया, ये जो हमारे पास क्या आया, B आया, ठीक है, ये B का ये क्या था, वॉल्यूम ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स देमसेल्व्स। तो हमने पूरे कंटेनर के वॉल्यूम से ये जो वॉल्यूम B था वो क्या कर दिया, एक्सक्लूड कर दिया ना, हटा दिया ना, क्योंकि इस वॉल्यूम में तो गैस मॉलिक्यूल फ्री मूव नहीं कर सकते। तो ये जो B है, इस B को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सक्लूडेड वॉल्यूम। क्या बोलते हैं इसको, एक्सक्लूडेड वॉल्यूम, या फिर हम इसको क्या बोलते हैं, को वॉल्यूम। क्या बोलते हैं इसको, को वॉल्यूम, या फिर हम इसको क्या बोलते हैं कि वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स देमसेल्व्स, ये भी बोलते हैं। तो जो लैंग्वेज आपको अच्छी लगे, जो एग्जाम में पूछी जाए उसके हिसाब से देख लो। और NB क्या हो गया, वॉल्यूम ऑफ n मोल्स ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स देमसेल्व्स। अब बात यह है कि ये जो B किसके इक्वल होगा, किससे, ये B यानी मैंने 1 मोल लिया है, 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं, एवोगैड्रो नंबर। तो ये जो B है, ये B किसके इक्वल होता है कि 4 टाइम्स ऑफ एवोगैड्रो नंबर इनटू वॉल्यूम। B क्या है, को वॉल्यूम है, वॉल्यूम है। और गैस मॉलिक्यूल को हम लोग क्या कंसीडर करते हैं, रिजिड स्फीयर्स, ठीक है। और स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 पाई r क्यूब होता है। फिर Na क्यों लगाया सर, क्योंकि B क्या है, वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ गैस, और 1 मोल में
कितने आर्टिकल्स होंगे, कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, एवोगैड्रो नंबर, तो लगा दिया एवोगैड्रो नंबर। तो सर ये 4 क्यों लगाया? मेन पॉइंट तो ये भी है। तो 4 कहने का मतलब है कि हमने क्या वॉल्यूम एक्सक्लूड किया, ये किया। अरे क्या इस पूरे वॉल्यूम में सिर्फ गैस मॉलिक्यूल से नहीं, एक चीज देखो ना, अब मान लो एक गैस मॉलिक्यूल है ये, ठीक है, अब दूसरा गैस मॉलिक्यूल आ गया ये, अब गैस मॉलिक्यूल तो स्फेरिकल है, तो स्फेरिकल, अब तीसरा गैस मॉलिक्यूल मान लो आ गया ये, चौथा मान लो आ गया ये, ठीक है, ये समझ रहे हो ना कहानी, ये गैस मॉलिक्यूल्स आगे मान लो। अब ये गैस मॉलिक्यूल्स है तो इनका खुद का वॉल्यूम है, तो इन गैस मॉलिक्यूल्स ने कितना वॉल्यूम एक्सक्लूड किया, कितना वॉल्यूम वेस्ट किया, खराब किया, तो खुद का तो एक्सक्लूड किया ही किया, लेकिन आपको क्या ये बीच में ये एम्प्टी स्पेस नहीं दिखाई दे रहा है? इन एम्प्टी स्पेस को हम लोग यहां पर क्या बोलते हैं, वॉइड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वॉइड्स। आपका चैप्टर आएगा सॉलिड स्टेट, और सॉलिड स्टेट में तो वॉइड्स के बारे में और भी डिटेल है, लेकिन वो सॉलिड स्टेट में, वी आर टॉकिंग अबाउट द गैसियस स्टेट। तो इन गैस मॉलिक्यूल ने जो खुद का वॉल्यूम था वो तो हमको एक्सक्लूड करना ही करना है, लेकिन बीइंग स्फेरिकल इन शेप, तो इनके बीच में वॉइड्स भी आ जाती है। क्या आ जाती है? वॉइड्स। और ये जो वॉइड्स वाला जो वॉल्यूम है वो भी तो एक्सक्लूड करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? और इसलिए हमने आगे क्या लगा दिया, 4 टाइम्स लगा दिया, कि उन्होंने 4 टाइम्स वॉल्यूम क्या कर दिया, एक्सक्लूड कर दिया, खराब कर दिया, वेस्ट कर दिया। किसमें? वॉइड्स में। खुद का प्लस में वॉइड्स का मिला करके वो 4 टाइम्स है। कहानी समझ आई? अब देखो ध्यान से, गैस मॉलिक्यूल को हम लोग क्या कंसीडर करते हैं, रिजिड स्फीयर। वो स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 पाई r क्यूब। तो b किसके इक्वल हो जाएगा, b इज इक्वल टू 4 इनटू में na इनटू 4/3 पाई r क्यूब, 4/3 पाई r क्यूब। ये कहानी समझ आ गई? अब इससे एक बात तो पता लगती है, देखो कि भैया 4 कांस्टेंट है, एवोगैड्रो नंबर कांस्टेंट है, 4/3 पाई कांस्टेंट है, लेकिन जो r है वो r तो कांस्टेंट नहीं हो सकता। तो यहां पर जो b है, b क्या आ जाएगा, इस r क्यूब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आया कि नहीं आया? इसका मतलब r का मतलब रेडियस, रेडियस क्या बताएगा, साइज बताएगा। इसका मतलब किसी गैस मॉलिक्यूल का साइज जितना ज्यादा होगा तो उसका जो b है वो उतना ही ज्यादा होगा। तो b है वो किस पे डिपेंड करता है, साइज ऑफ गैस मॉलिक्यूल, साइज पे डिपेंड करता है। ठीक है, b किस पे डिपेंड करता है, साइज पे। क्लियर है कहानी? मिटा दूं कुछ एक पार्ट, ये पार्ट मिटा दूं। b किस पे डिपेंड करता है, साइज पे। इसको भी मिटा दो एक बार, आई थिंक समझ आ गया होगा अच्छे से। ठीक है, b डिपेंड्स ऑन साइज, b है इट डिपेंड्स ऑन साइज ऑफ गैस मॉलिक्यूल। ठीक है, ओके। अब देखो एक बात यहां पर है, मान लो हम कुछ एक गैसेस ले लेते हैं, ठीक है। अब गैसेस में तो पहले ऑर्गेनिक में घुस जाता है, किसमें घुस जाता है, ऑर्गेनिक में। तो ऑर्गेनिक में हम लोग क्या ले, हम लोग ले लेते हैं, मान लो पेंटेन ले लेते हैं, गैस की स्टेट में क्या लेते हैं, तो पेंटेन, CH3 CH2 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 CH3, ये क्या है, ये आपका N पेंटेन, नॉर्मल पेंटेन। फिर हम लोगों ने क्या ले लिया, CH3 CH2 CH3 और यहां पे लगा दिया CH3, तो ये क्या हो गया, आइसोपेंटेन। क्या हो गया, ये आइसोपेंटेन। फिर हम लोगों ने क्या लिया, हम लोगों ने क्या लिया, इसको भी मिटाना पड़ेगा एक बार, मिटा दो। फिर हम लोगों ने क्या लिया, यहां पे हमने लिया CH3 CH क्यों लगा, CH3 देन CH3 CH3, और ये हमारा क्या हो गया, नियोपेंटेन हो गया। क्या हो गया, नियोपेंटेन। अब बात देखो कि मोलिकुलर मास तो सेम है, मोलिकुलर मास तो सेम है सबका, लेकिन साइज किसका ज्यादा होगा, तो B किसका ज्यादा होगा भैया बताओ, तो B किसका ज्यादा, इसका ज्यादा होगा। क्यों, ऑर्गेनिक में बात पढ़ते हो कि ब्रांचिंग डिक्रीजेस सरफेस एरिया, और अगर सरफेस एरिया डिक्रीज हो गया तो इसका मतलब साइज भी क्या होगा, डिक्रीज हो गया। तो यहां पर जो B है वो किसका ज्यादा होगा, वो N पेंटेन का ज्यादा होगा देन किससे, आइसोपेंटेन में। एक ब्रांच आया ना यहाँ पे आइसोपेंटेन,
और आइसोपेंटेन का बी ज्यादा होगा किससे, नियोपेंटेन। क्यों, दो दो ब्रांच आ गई, सरफेस एरिया डिक्रीज हो गया, यह नियोपेंटेन। कहानी समझ आ गई। तो बी किसके डिपेंड करता है, साइज के ऊपर। क्यों, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, आर क्यूब। आर क्यूब। चलो अब मान लो कोई और गैसेस ले लेते हैं, किसको ले यार, किसको ले, नोबल गैसेस को ले लो, हाइड्रोजन को ले लो, या नोबल गैसेस को ले लो। पहले किसको ले लेते हैं, नोबल गैसेस। अब नोबल गैसेस में क्या लूं, हीलियम, नियोन, आर्गोन, क्रिप्टॉन एंड ज़ीनोन, इनको ले लिया। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, बी किस पे डिपेंड करेगा, साइज पे। तो किसका साइज ज्यादा है, ज़ीनोन का साइज ज्यादा है। ठीक है, क्रिप्टॉन, तो ऑर्डर आ जाएगा, ये बड़ा सिंपल था। ठीक है, उसके बाद मान लो कि हेलो गैसेस को ले लेते हैं। हेलोजन गैसेस में क्या लो है, जैसे मान लो F2 ले लिया, Cl2 ले लिया, Br2 लिक्विड होता है, I2 क्या होता है, सॉलिड होता है। तो अब यहां पर ये दोनों गैसेस हैं, तो किसका बी ज्यादा हो जाएगा, क्लोरीन का ज्यादा हो जाएगा। किसका ज्यादा हो जाएगा, क्लोरीन का। कहानी समझ रहे हो ना आप लोग। तो बी किस पे डिपेंड करता है, साइज ऑफ गैस मॉलिक्यूल पे डिपेंड करता है। क्यों, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, आर क्यूब के। कर लोगे कहानी। ठीक है, अब बात ये आती है कि जो बी है, ये जो बी है, मिटा दो इसको। ये जो बी है इसके यूनिट्स क्या है सर, इस बी के यूनिट्स क्या है। तो पहले तो मैं बता दूं कि हमने क्या लिखा ऊपर, वॉल्यूम करेक्शन। तो ये वॉल्यूम करेक्शन क्या हो गया, ये वॉल्यूम करेक्शन हमारे पास क्या आ गया, V इज इक्वल टू V माइनस में NB। ये V क्या लिखूं, वॉल्यूम ऑफ गैस। वॉल्यूम ऑफ गैस इज इक्वल टू V। ये V क्या है, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। तो इसको मैं एक बार लिख देता हूं, V क्या, कंटेनर, माइनस में क्या किया है, NB। NB क्या है, इट इज द वॉल्यूम ऑफ N मोल्स ऑफ गैस। मींस ये जो V माइनस NB है, इस V माइनस NB को हम लोग क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, अवेलेबल वॉल्यूम बोलेंगे। अवेलेबल वॉल्यूम इन विच गैस molecules can move freely। और वही वॉल्यूम किसका होता है, वॉल्यूम ऑफ द गैस का होता है। कहानी समझ आ गई। अब बात आ रही है किसके ऊपर, किसके ऊपर आ रहे हैं हम लोग, यूनिट्स ऑफ बी के ऊपर आ रहे हैं। यूनिट्स ऑफ बी, कि बी के यूनिट्स क्या है सर। तो हमारा बी क्या आया था, v इज इक्वल टू v माइनस NB। ठीक है, v इज इक्वल टू v माइनस में NB। तो ये वॉल्यूम क्या था, वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स का था ना। तो इसको लिखो v इज इक्वल टू NB, क्योंकि ये क्या है, एक्सक्लूडेड वॉल्यूम है। यही तो हम लोगों ने क्या किया, एक्सट्रैक्ट किया ना। तो एक काम करो, b निकालना है तो n को इधर ले जाओ, तो b क्या हो जाएगा, v अपॉन n। वॉल्यूम किस में होता है, लीटर में, और n किस में है, मोल्स में। तो क्या हो जाएगा, लीटर पर मोल। तो जो यूनिट्स ऑफ b है वो क्या आ जाएगा, लीटर पर मोल में आ जाएगा। और b क्या बताता है, एक्सक्लूडेड वॉल्यूम, ओ वॉल्यूम, ये बताता है। और b किसके इक्वल होता है, 4Na इंटू में v, या फिर 4Na इंटू 4/3 पाई आर क्यूब के इक्वल होता है। और NB क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ n मोल्स ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। तो कहानी क्लियर हो गई। तो हमारी जो रियल गैस इक्वेशन बन गई बाद में, वो कौन सी बन गई, वो बन गई P प्लस A n स्क्वायर बाई B स्क्वायर इंटू V माइनस में NB इज इक्वल टू nRT। ये हमारी रियल गैस इक्वेशन बन गई, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, वैन डर वाल गैस इक्वेशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, वैन डर वाल गैस इक्वेशन। आई होप बड़े अच्छे से समझ आया होगा आप लोगों को। ठीक है।